अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ 9th क्लास। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए एनर्जी जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो क्या चीज़ है और वो आती कहाँ से है, और इसके अलावा तमाम तरह एनर्जी चेंजेस। तो अब देखेंगे जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उन्हें ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल के पास अच्छा, वो जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। वो कम से कम एनर्जी जो कि ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो आएगी कहाँ से? मॉलिक्यूल आमतौर पे सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं या एक दूसरे से एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे एब्जॉर्व करेंगे? अब मॉलिक्यूल कोई जो सराउंडिंग से एब्जॉर्व करके आ रहा है, ठीक है ना, वो आकर डायरेक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, या जो जो कंटेनर की वॉल से हम मिसाल के तौर पे हम कभी कभार रिएक्शन में चीज़ों को हीट अप भी करते हैं। तो अब जो कंटेनर की वॉल है वो हीट अप हुई है, वहाँ से मॉलिक्यूल एनर्जी पिक करेगा आके, या तो डायरेक्ट दूसरे रिएक्टेंट के साथ टकरा लेगा और मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, या फिर वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्व करके आएगा वॉल ऑफ कंटेनर से, देन वो दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे तो वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, एक दूसरे से टकराने से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम किसी बंदे को थका देते हैं ना, तो हम जो एनर्जी उस पर लगाते हैं वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं आगे की तरफ। तो इस तरह मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से एनर्जी एब्जॉर्व भी कर सकते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से भी एब्जॉर्व करते हैं। सो ये एनर्जी सराउंडिंग से आती है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्व हुई है तो वो अब बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। अब कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब जब तक वो एनर्जी सोर्स नहीं होगी, वो कहीं से मिलेगी नहीं, तब तक वो मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को सोर्स करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए भी मतलब ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं आमतौर पे, ठीक है ना। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी का फिनोमिना। अब इसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम क्या समझते हैं बेसिकली, अब देखें ज़रा। अब रिएक्टेंट है वो एक ख़ास जगह पर, एक पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है ना। रिएक्टेंट एक पॉइंट पर मौजूद है, एनर्जी की एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है, उसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उसका पॉइंट। इसके बाद अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमारा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करते वक्त वो ट्रांजिशन स्टेट पर, जो ऊपर सबसे ऊपर ट्रांजिशन स्टेट हमें नज़र आ रहा है, तो वो पीक पर पहुंचेगा, ठीक है। जब वो यहाँ पर आएगा हमारा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कि ट्रांजिशन स्टेट बन सके, तो उस वक्त ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब यहाँ पर दो चांस हैं, दो ऑप्शंस हैं ट्रांजिशन स्टेट पर हमारे सिस्टम के पास। या तो एनर्जी या तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दोनों केस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो भी एनर्जी रिलीज़ होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो भी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनना होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो बात करते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में चेंज होते वक्त हमारा जो सिस्टम है वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर दो जो हैं हमें देखने को मिलते हैं सिनेरियोज़। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर, जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है। वो अब देखें, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ को बढ़ रही है और रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए। अब अगर हम देखें, रिएक्टेंट एनर्जी की हायर लेवल पर मौजूद है, ठीक है ना, ये हाई लेवल पर मौजूद है। वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो वो एनर्जी के लोअर लेवल पर मौजूद है, ठीक है ना। तो इसके पास मतलब है कि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम ने ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर दी है, ठीक है ना। ये है तो हमारा फुल ओवरऑल हमारा सिस्टम। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी अब कम हुई है तो वो कहीं ना कहीं चली गई है, इसका मतलब सराउंडिंग में चली गई है। तो एनर्जी रिलीज़ हुई है फ्रॉम सिस्टम से, सराउंडिंग में एनर्जी जाए तो वो रिलीज़ हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज़ हुई है, दैट्स मीन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है। और इसको हमने शो करना है नेगेटिव एंथैल्पी चेंज के साथ।
कि सिस्टम में जो एंथैल्पी थी उसका चेंज नेगेटिव हुआ है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज़ कर दी है, ठीक है ना, सिस्टम में से एनर्जी माइनस हो गई है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इसी चीज़ की बात हम कर रहे थे कि रिएक्टेंट के पास अगर एनर्जी ज़्यादा थी और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद एनर्जी रिलीज़ हुई, मगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई। इसका मतलब जो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है, सिस्टम ने जो उसके पास एनर्जी थी पहले से, उसके पास हीट कंटेंट मौजूद था, वो हीट कंटेंट भी रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो सिस्टम में जो टोटल एंथैल्पी थी वो अब उससे कम हो गई है, हमारा डेल्टा एच माइनस में है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई है। सो दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कम होती है और रिलीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी का ऑपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप देखें ना, तो रिएक्टेंट जो है वो मौजूद है लोअर लेवल पर, प्रोडक्ट अपर लेवल पर। अब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जब एनर्जी रिलीज़ हुई है तो एनर्जी कम रिलीज़ हुई है। रिएक्टेंट लोअर लेवल पर मौजूद है, इसका मतलब रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं की गई, उसका कुछ पार्ट अपने पास सेव कर लिया गया। इसका मतलब है कि अब सराउंडिंग से एनर्जी ले ली है सिस्टम ने, सिस्टम के पास वो एनर्जी प्लस हो गई है। अब उसका जो पहले एंथैल्पी थी अब उससे एंथैल्पी ज़्यादा है, तो चेंज जो है वो पॉजिटिव है, इसमें एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। सो ये था बेसिकली एनर्जेटिक्स, जो एनर्जी के चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और इसकी एक्सप्लेनेशन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ज़रा बुक से टैली कर देते हैं। पेज नंबर 75 पर हम देखेंगे, पेज नंबर 75 पर तो बात है जी, ट्रांजिशन स्टेट जो है आमतौर पर कर्व के पीक पर होती है, मतलब वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कर्व के बिल्कुल ऊपर होती है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी के सबसे अपर लेवल है, कोई ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ ये एनर्जी का सबसे अपर लेवल है, ठीक है। तो ये है जी। दूसरी बात है जी, थोड़ी देर के लिए तो ट्रांजिशन स्टेट वहाँ पे रहेगी, फिर वो या तो रिटर्न कर जाएगी रिएक्टेंट की तरफ या वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देगी, ठीक है ना, ठीक है, या फिर वो दोबारा से या वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। दोनों केस के अंदर एनर्जी रिलीज़ करेगा सिस्टम, ठीक है। तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं। अब ये जो एनर्जी जब तक रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो उसके हिसाब से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताएगी, ये इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है इसके आगे। अब हम देखेंगे, अच्छा अब इसमें ये देखना है आपने कि इसको यहाँ से आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जो हेडिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। जो एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी आमतौर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है, हमने इसके बारे में बात की। वो क्यों ज़्यादा होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करता है मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पर रिएक्टेंट ए था और रिएक्टेंट ए, उसमें दो एटम थे जो कि आपस में बॉन्ड बना हुआ था। अब ये बॉन्ड है टूटना, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ प्रीवियस बॉन्ड हो रही होती है, सेम कंडीशन बी के साथ भी होनी है। तो ये जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है ना, किसी चीज़ को भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब इसीलिए की जा रही है ताकि एनर्जी जो प्रीवियस बॉन्ड तोड़े जा सकें, ठीक है ना। अब जब प्रीवियस यहीं पर बात ये हो रही है, द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड, बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा प्रोग्रेसिवली। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। और बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ड्यूरिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन को मार्क करेंगे, द एनर्जी एब्जॉर्ब से लेकर रिएक्शन तक। अब यहाँ पर हम रिएक्टेंट की बात तो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में हम देखें रिएक्शन दो साइड को प्रोसीड कर सकता है, या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करेगा
अच्छा, कभी कभार रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन को भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करेगा, यहाँ पर ए बॉन्ड टूटेगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन को प्रोसीड करेगा तो यहाँ पर ए बी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी दोबारा ए बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए हमें जो है तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बात इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन को भी साथ में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में, वो एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने जो पहले बात की कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा है। तो जितनी रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी प्रोडक्ट बनते वक्त रिलीज़ नहीं हुई। इसका मतलब सिस्टम ने एनर्जी रख ली, तो सिस्टम एनर्जी प्लस होगी, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। अगर रिएक्टेंट ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उससे ज़्यादा रिलीज़ की है, दैट मीन के जो सिस्टम था उसने अपनी एनर्जी कंटेंट में से भी कुछ कंटेंट जो है वो रिलीज़ कर दिया, तो एनर्जी माइनस हो गई है, सिस्टम में से एनर्जी माइनस होगी। तो इसे हम नेगेटिव डेल्टा एच से मतलब शो करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन साथ में इसके करेंगे कि जो अगर कपड़े धोए जाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो तकरीबन डबल एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये सारा जो प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें धोएं। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो कन्वेंशनल टंगस्टन बल्ब होते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें बेसिकली 90% हीट जो है 90% एनर्जी जो है वो हीट में ज़ाया हो जाती थी, इंस्टेड ऑफ कि वो इस्तेमाल हो उसमें क्या नाम है लाइट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपका जी होमवर्क है, आपने अच्छे तरीके से ये सारे कंटेंट को लर्न करना है। मिसाल के तौर पे आपने इस चीज़ को समझना है कि ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। इसके अलावा आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, उसे समझना है और उसे प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपने डेफिनेशंस करनी है और जो दीगर कंटेंट है, मिसाल के तौर पे जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी वो किस तरह से प्रोसीड करेगा, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा दोनों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दोनों की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को आपने प्रैक्टिस करना है। और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप रीड आउट करेंगे, लर्न करेंगे।